आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इंडिया न्यूज़ में। और इस सेशन की हम लोग शुरुआत करें इससे पहले मैं आप सभी का आभार जाहिर करना चाहूँगा और इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि आज इंडिया न्यूज़ सबसे बड़ा पॉलिटिकल कॉन्क्लेव मंच ये आयोजित कर रहा है। और इस वक्त मेरे साथ मंच पर मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह जी। और किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, स्वाति सिंह जी एक मजबूत महिला हैं, संघर्षशील महिला हैं और उनका संघर्ष देखा भी है। और संघर्ष की बदौलत ही स्वाति जी विधायक बनी और विधायक के बाद उनको मंत्री पद से नवाजा गया। स्वाति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो स्वाति जी आपके जो विभाग है जो आप संभाल रही हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत इम्पॉर्टेंट विभाग है, क्योंकि महिलाओं का सशक्तिकरण कहते हैं कि जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी किसी भी देश में, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि किसी भी देश में, तो वो देश तरक्की नहीं कर सकता। तो उन्हीं महिलाओं को सशक्त करने की जिम्मेदारी एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है आपके विभाग के ऊपर। तो मैं आपके विभाग से शुरुआत करता हूँ। पहली बार आप विधायक बनी, पहली बार आपको मंत्री बनाया गया, एक इम्पॉर्टेंट मंत्रालय, एक इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिया गया। तो अब तक का जो आपका कार्यकाल रहा 5 साल में, कितना कर पाई हैं, क्या सोचा था और कितना कर पाई? देखिए, जिस सरकार का मैं हिस्सा हूँ और जिस पार्टी से मैं आती हूँ, महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो शायद मैं अगर भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती, या शायद अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे महिला मोर्चा के अध्यक्ष नहीं बनाई होती, मुझे टिकट नहीं दी होती, मुझे मंत्री नहीं बनाई होती, तो एक बड़ा उदाहरण नहीं सेट हो पाता समाज के सामने। तो मात्र एक ऐसी पार्टी, भारतीय जनता मात्र एक ऐसी पार्टी है जो महिला सशक्तिकरण करती है। उसका उदाहरण मैं स्वयं इस मंच पर बैठी हुई हूँ। दूसरा, मैं जिस सरकार का हिस्सा हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय योगी जी को कि सिर्फ मेरे पास महिला एवं बाल विकास विभाग है, लेकिन सिर्फ यही एक विभाग नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार में जो महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोशिश किया कि हर विभाग से महिलाओं को जोड़कर उनका सशक्तिकरण किया जाए, उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूत किया जाए। मेरे पास महिला एवं बाल विकास के अलावा इससे पहले मंडी भी था, मेरे पास बाढ़ भी रहा है, NRI भी रहा है। मैंने पूरी कोशिश की है कि जिस विश्वास के साथ मुझे मंत्रालय दिया गया, जिस विश्वास के साथ मुझे जो भी काम दिया गया, चाहे क्षेत्र का काम हो, चाहे मंत्रालय का काम हो, चाहे संगठन का काम हो, मैंने कोशिश किया कि उस विश्वास पर मैं खरी उतरूं। तो अगर मैं जानना चाहूँ कि बतौर उपलब्धि आप क्या देखती हैं अपने डिपार्टमेंट में, तो आप कुछ पॉइंट्स गिनाना चाहेंगी मुझे? क्या उपलब्धि रही आपके कुछ? जी प्लीज। मैं सभी विभागों की बात करूंगी क्योंकि लगभग 2.5 साल मेरे पास बाढ़ रहा, 2.5 साल मेरे पास NRI रहा, मंडी मेरे पास रही। बाढ़ में सिर्फ मैं अपना ही योगदान नहीं बोलूँगी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के गाइडलाइंस में हम लोगों ने काम किया, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया जी। बाढ़ में पहले होता ये था कि स्टीयरिंग कमेटी जो बैठती थी वो मार्च में बैठती थी, और जब तक हम उसमें पैसा रिलीज़ करते थे योजनाओं के लिए, तब तक बारिश का समय, मानसून आ जाता था। तो शायद जो धरातल पर जो काम होना चाहिए था वो हो नहीं पाता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर चर्चा किया कि क्यों ना इस स्टीयरिंग कमेटी को हम अक्टूबर-नवंबर में लेकर जाएं, और उसके बाद से उस विभाग में स्टीयरिंग कमेटी हमेशा अक्टूबर या नवंबर में हो जाता था। जो भी परियोजनाएं आनी होती थी बाढ़ की दृष्टि से, उसको कटान की दृष्टि से, वो सारी परियोजनाएं हम अक्टूबर से नवंबर में हम पास कर देते थे, और उसमें हम पैसा भी पास कर देते थे ताकि जब जून में मानसून आए तब तक सारे ही क्षेत्र में जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र थे, जो भी सेंसिटिव और हाईली सेंसिटिव क्षेत्र थे, उसकी सुरक्षा हो सके। NRI का मुझे लगता है कि सभी ने उदाहरण देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब 2019 में कुंभ मेला चल रहा था, उसी समय वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, और ये भारतवर्ष का अब तक का सबसे बड़ा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। जनवरी 20, 21 और 22, 2019 में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश में जब कुंभ का इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, यहीं बगल में प्रयागराज में और वाराणसी में उसके पैरेलल एक इतना बड़ा कार्यक्रम, जब पूरी दुनिया से लोग, प्रवासी भारतीय पूरी दुनिया से भारतवर्ष में आए हुए हैं, ये किसी और प्रदेश में इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हो सकता है, उत्तर प्रदेश में ही हो सकता है। तो NRI का इतना बड़ा योगदान रहा। वो सारी चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हुआ। इसके अलावा मैं मंडी की भी बात करूंगी। मंडी में पैसों का बंदर बांट किया जाता था।
लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, बंदर बाट बंद हो गया। जो लीकेजेस थे मंडी के वो हम लोगों ने बंद किया। और मात्र 2017 में जब योगी जी की सरकार बनी तो उस समय 1200 करोड़ मंडी की आय थी। मात्र एक साल में हम लोगों ने उसको 300 करोड़ और बढ़ा करके 1500 करोड़ किया हमने। उसके नेक्स्ट एक साल में फिर हम लोगों ने 1800 करोड़ किया। तो एक वो जो इंक्रीजिंग ट्रेंड था लगभग 250-300 करोड़ का, ये किसी और सरकार में नहीं हुआ, इसी सरकार में हुआ। मैं महिला एवं बाल विकास की बात करूंगी। कोविड के टाइम में जब कई बच्चे जिनके माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक कोविड के कारण जिनका देहांत हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को लॉन्च किया, जिसमें ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों या दोनों में से किसी एक का देहांत हो गया, उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए हम 4000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे थे। साथ ही साथ इस विषय पर भी चर्चा हुई कि कई ऐसे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स दोनों या दोनों में से किसी एक की मृत्यु हुई किसी अन्य कारण से। उन बच्चों को भी हम लोग 2500 रुपये पर मंथ ट्रांसफ़र करते हैं उन बच्चों के अकाउंट में, ताकि उनको पढ़ने लिखने में कोई परेशानी ना हो। जो बच्चियां शादी योग्य हो गई थी उनके लिए हम लोगों ने 1,01,000 का प्रावधान रखा। जो बच्चे 9th क्लास या उसके ऊपर थे उन बच्चों को हम लोगों ने लैपटॉप दिया, ताकि क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे कोविड की वजह से, तो उनको समस्याएं ना आए। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि मैं स्वयं एक महिला हूँ, एक बेटी की माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि बेटियों की सुरक्षा, बेटियों को पढ़ाना, बेटियों को आगे बढ़ाना कितना आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की, जिसमें बेटी के जन्म से लेकर उसके आगे की पढ़ाई तक के लिए 6 अलग अलग स्टेजेस पर हम उस बच्चे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। साथ ही साथ मेरे ही विभाग से निराश्रित महिला पेंशन, जो विधवा महिलाएं हैं, उनको हम आज उत्तर प्रदेश में 31 लाख ऐसी निराश्रित महिलाएं हैं जिनको कि सरकार 1000 रुपये पेंशन देने का काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें मेरे विभाग से संचालित होती हैं। इसके अलावा भारत सरकार की एक गाइडलाइन आई थी कोविड के टाइम में कि हर 15-15 दिन पर आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो घर घर जा कर के बच्चों का राशन वितरण करेंगी। हम लोगों ने ड्राई राशन पर स्विच किए। उन बच्चों को हम ड्राई राशन हर 15-15 दिन पर कोविड के दौरान उनका राशन वितरण करते थे, उनके घर जा कर के आंगनवाड़ी वर्कर्स वितरण करती थी। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे ही विभाग से महिला बाल विकास से स्वयं सहायता समूह को उन्होंने जोड़ा खाद्यान्न के उठान के लिए, कि महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ बात नहीं करेंगे। उन्होंने कोशिश किया कि हम हर विभाग से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़कर और उनको आर्थिक दृष्टि से हम मजबूत करें। ठीक, आपने महिला सुरक्षा की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है महिला सुरक्षा को लेकर, और विपक्ष इस महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर भी है। वो हाथरस की घटना का जिक्र करते हैं, वो उन्नाव की घटना का जिक्र करते हैं, और जिस तरीके से उन घटनाओं को टैकल किया गया उस तरीके का वो जिक्र करते हैं, और कहते हैं कि बीजेपी की राज में महिलाएं, बच्चियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। देखिए, मैं आजकल तो लगभग डेली ही किसी ना किसी चैनल पर मैं बैठ रही हूँ, और चैनल के ही लोग बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाएं अगर किसी सरकार में विश्वास रखती हैं तो वो योगी सरकार में रखती हैं, और 2017 में सबसे ज़्यादा महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश या देश की महिलाओं का ज़्यादा विश्वास किस में है, किस में वो अपना विश्वास, अगर वो सुरक्षित नहीं महसूस करती तो योगी और मोदी को वो वोट नहीं देती। बात अगर आप हाथरस की कर रहे हैं, उन्नाव की कर रहे हैं, तो क्या हाथरस और उन्नाव में उन लोगों ने कार्रवाई की क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई किया और उसके बाद हम लोगों ने सीबीआई को सवाल उठाते हैं जिस तरीके से टैकल किया गया। मेरे कहने का मतलब है कि क्या थोड़ी और संवेदनशीलता बरती जा सकती थी उस मामले को टैकल करते हुए? आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या बिना जांच के आप किसी निष्कर्ष पर आ सकते हैं क्या? किसी को भी दोषी सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके लिए जांच की जाए। आप बिना जांच किए किसी को भी दोषी नहीं बना सकते हैं। जब हम लोगों ने जांच किया और हमें लगा कि इसको सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उसको सीबीआई को ट्रांसफर किया। हम लोगों ने छुपाया नहीं, ना हम लोगों ने बचाने की कोशिश की। अगर दूसरी पार्टी के, अगर विपक्ष का कोई विधायक होता तो वो अपने विधायक को बचाते। हमारी पार्टी में चाहे कोई कितने भी बड़ी पोजीशन पर हो, माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी व्यक्ति को बचाने में विश्वास नहीं रखते हैं। अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हम विश्वास रखते हैं। ठीक है, अभी प्रियंका गांधी जी भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं उत्तर प्रदेश में, और जगह जगह वो जा रही हैं। अभी उन्होंने एक नारा भी दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। वो कह रही हैं कि हम ही हैं जो अब लड़कियों के हाथ मजबूत करेंगे, महिलाओं के हाथ मजबूत करेंगे। बीजेपी ने तो हथियार छीन लिए थे, हम लड़कियों के हाथ मजबूत करेंगे ताकि अपने खुद को बचाने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए वो लड़ सकते हैं। बीजेपी तो कमज़ोर कर रही है।
जब उनकी सरकारें रहीं पहले, तब वो लड़कियों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? अगर तब कांग्रेस लड़कियों की लड़ाई लड़ती तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान की शुरुआत नहीं करनी पड़ती। अगर तब कांग्रेस बेटियों की लड़ाई लड़ती तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी को कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत नहीं करनी पड़ती। अगर तब कांग्रेस उनकी लड़ाई लड़ती तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत नहीं करनी पड़ती। अगर तब कांग्रेस उनकी लड़ाई लड़ती तो माननीय प्रधानमंत्री जी को शौचालय का निर्माण नहीं करना पड़ता कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी भारतवर्ष में घर घर में शौचालय नहीं है। ये हमें बनाना पड़ रहा है शौचालय, और उसके बाद हमें बताना पड़ रहा है कि शौच खुले में आप शौच के लिए मत जाइए, आप घरों में जो शौचालय बना वहाँ पर शौच के लिए जाइए ताकि आपकी बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी। वो अस्मिता से जुड़ा हुआ डिसीजन है। अगर आज कांग्रेस की ही देन है कि हमारे देश में आज कितने सारे लोग हैं जो बिना घरों के, करोड़ों लोग हैं जो बिना घर के रह रहे हैं, उसको घर देने का काम अगर कोई कर रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर रहे हैं। ये कांग्रेस की देन है कि भारतवर्ष इतना पीछे चला गया। क्यों सिर्फ बेटियों की लड़ाई लड़ने की बात कर रही हैं? सबकी लड़ाई लड़े ना। वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन जब उन्हीं के पार्टी का कोई एमएलए गलत और अभद्र टिप्पणी करता है बेटियों के लिए तो उस पर उन्हें जवाब देना नहीं आता है। तो जब उन्हीं की पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लिया जाता है जिसने बेटी के लिए गलत अपशब्दों का प्रयोग किया है, तब वो लड़की की लड़ाई नहीं लड़ती हैं। तो मतलब ये आप कह रहे हैं कि सिर्फ जुमला है, कि कहने की बातें हैं प्रियंका गांधी जो बिल्कुल जुमला है। वो ये सोचती हैं कि उत्तर किसी और प्रदेश में क्यों नहीं जा रही हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की आधी आबादी को ये समझ रखा है कि शायद ये जागरूक नहीं है, लेकिन मैं बता दूं उत्तर प्रदेश की आधी आबादी जितना जागरूक है उनके किसी भी प्रदेश में जहां उनकी सरकार है वहां का कोई भी व्यक्ति इतना जागरूक नहीं होगा। आज भारतवर्ष की एक एक बेटी, एक एक महिला इतनी जागरूक हो गई है कि वो पूरे देश में कांग्रेस को जवाब देने के लिए तैयार है। वो तो कई बार गिनाती भी हैं कि देखिए हमने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, पहली लोकसभा अध्यक्ष महिला कांग्रेस के टाइम में रहीं, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को उन्होंने बनाया, अपनी माता जी का नाम गिनाती हैं सोनिया गांधी। तो कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस के टाइम में हमने कितना महिलाओं को प्रमोट किया, महिलाओं को कितने मौके दिए। बीजेपी कहाँ करती है? बीजेपी तो नहीं बनाती मुख्यमंत्री किसी को, महिला को। देखिए जो वो गिनाती हैं वो उसमें एक आध चीज़ें गिनाना भूल गई कि कांग्रेस में जो है उन्हीं के परिवार के लोग राज करेंगे, उन्हीं के परिवार के लोग गद्दी पे बैठेंगे। अगर जब उनकी सरकार थी तो प्रधानमंत्री कौन रहा? कोई ना कोई उनके परिवार का सदस्य रहा। उनके पार्टी में अध्यक्ष कौन रहा? जब राहुल गांधी रिजाइन किए तो फिर सोनिया गांधी बन गई। उस समय कांग्रेस में कितनी लड़ाई भी छिड़ी थी। या तो वो खुद इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि कांग्रेस में अब कोई भी कॉम्पिटेंट व्यक्ति है ही नहीं, और उनके बेटे कैसे हैं ये तो जग जाहिर है। तो कहीं ना कहीं वो एक परिवार की पार्टी है, और उस परिवार ने शायद बहुत सारे ऐसे लोगों की जो कैपेबिलिटी थी उसको उन लोगों ने खत्म कर दिया, उसका हनन कर दिया उन लोगों ने। बीजेपी में कभी हमको दिखेगा कि कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगी बीजेपी में और नेतृत्व करेगी पार्टी का? ऐसा उम्मीद करें? देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार की या किसी एक जाति की पार्टी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि माननीय अमित शाह जी हमारे बूथ अध्यक्ष थे और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। माननीय राजनाथ सिंह जी किसी राजनीतिक परिवार से नहीं थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अगर कोई ऐसी महिला होगी जो इतने बड़े पार्टी का बागडोर संभाल लेगी तो हमारी पार्टी में जरा भी संकोच नहीं किया जाएगा, क्योंकि महिला सशक्तिकरण अगर कहीं पर है किसी राजनीतिक पार्टी में तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अच्छा, पार्टी के साथ रखिए अपनी मैं नहीं, मेरे साथ मंच पर जो भी बैठेगा मैं उसको शुभकामनाएं दूंगा। मैं न्यूट्रल आदमी हूँ बिल्कुल। लेकिन अब मैं आ रहा हूँ, जो प्रियंका गांधी ने कहा है कि हम अपनी पार्टी में 40% जो महिलाएं हैं उनको हम टिकट देंगे, और इस तरीके से हम महिलाओं के हाथ मजबूत करेंगे ताकि महिलाएं आएँ, पॉलिटिक्स में आएँ और एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लें और सीखें, आगे बढ़ें। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए कांग्रेस कोई नई पार्टी तो नहीं है, बहुत पुरानी पार्टी है, नेशनल पार्टी है। इन्हें आज इतने सालों के बाद ये बात क्यों याद आ रही है कि हमें 40% महिलाओं को टिकट देना चाहिए, और ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश में इस बात को क्यों बोला जा रहा है? वो तो पूरे, मैंने कहा नेशनल पार्टी है, पूरे देश में इस तरह की बात करें। सारे ही प्रदेशों में जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ पर 40% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, जो टिकट का रिजर्वेशन है, उसकी बात क्यों नहीं कर रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं वो
जिस प्रदेश में जाते हैं उस प्रदेश में सोचते हैं कि चलो यहाँ पर ये जुमला फेंक दो तो शायद काम आ जाए, वहाँ वो जुमला फेंक दो तो शायद काम आ जाए। कहीं मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं लोग, कभी कभी महिलाओं की बात करते हैं कि महिलाओं को हम टिकट नहीं, इसमें देंगे। कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए कि आज अगर हम सदन में बैठते हैं, उत्तर प्रदेश के सदन में अगर हम बैठ रहे हैं, विधानसभा में बैठते हैं, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की कितनी महिला विधायक है वो देख लीजिए, और कांग्रेस की कितनी महिला विधायक है। और कांग्रेस में अगर महिलाएं सुरक्षित महसूस करती तो एक कांग्रेस की विधायक भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं करती। तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो कांग्रेस में जो भी इक्की दिक्की महिलाएं हैं वो ये जान रही हैं, इस बात को मान रही हैं कि उनकी कोई सुरक्षा उस पार्टी में नहीं है, उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं मिलना है इन एनी टर्म्स, चाहे वो टिकट के मामले में हो चाहे संगठन के मामले में हो, उन्हें नहीं मिलना है। और जब 40% आप टिकट के रिजर्वेशन की बात करती हैं तो क्या आपकी पार्टी में 40% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है क्या? नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी ने ये बात छेड़ के क्या एक नए मुद्दे को जन्म दे दिया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? ये दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए हो सकता है कि नए मुद्दे को उन्होंने जन्म दिया होगा, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। अच्छा, मेरे पास एक डेटा है स्वाति जी, और ये डेटा कहता है कि देखिए आपकी पार्टी है जिसमें सबसे ज़्यादा महिला विधायक हैं इस समय, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन टिकट देने के मामले में आपकी पार्टी पीछे रही है। ये डेटा 2017 का है, ये कहता है कि 40 MLA हैं महिला अभी विधानसभा में, और इनमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने 8% महिलाओं को टिकट दिए थे जब टिकट वितरण हो रहा था। कांग्रेस ने 4% और बीजेपी ने 3%। वो अलग बात है कि जीत के आपकी पार्टी में ज़्यादा आए, लेकिन टिकट देने के मामले में वो लोग आपसे बाजी मार गए थे। देखिए, जब हमारी पार्टी, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ जैसे योजना को लेकर आते हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या सुमंगला योजना को लेकर आते हैं, तो भविष्य में ऐसी बेटियां आगे आएं जो खुद अपना काम करें। हमारी पार्टी में ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं दिया जाता है कि कोई अपनी पत्नी को लड़ा करके और फिर खुद काम करे। वो बहन आए, वो पत्नी आए जो स्वयं काम कर सके। भारतीय जनता पार्टी सभी महिला के लिए खड़ी है, आइए टिकट लीजिए, जीतिए और अपना काम करिए। हम उस पार्टी में विश्वास नहीं, हम उस काम में विश्वास नहीं रखते हैं जहां पर और पार्टियां महिलाओं को लड़ाते हैं और घर का और उनके घर के जो पुरुष होते हैं वो मैदान में आकर काम करते हैं। अच्छा, अभी अगर विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी देखी जाए तो 33% जो कोटा है उसमें अगर 403 के हिसाब से मैं देखूं तो 120+ होनी चाहिए महिलाएं, लेकिन ऐसा है नहीं, सिर्फ 40 महिला MLA हैं। तो आपको लगता है कि नहीं, महिलाओं को और आगे आना चाहिए, और आगे लाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए ताकि महिलाएं पॉलिटिक्स में आएँ? आप हैं, देखिए आपका डिपार्टमेंट है, आपने इतने काम गिनाए, अच्छा काम कर रही हैं, और भी महिलाएं आगे आएंगी तो अच्छा रहेगा समाज के लिए। देखिए, मैं बार बार इस बात पर मुझे बड़ी चिंता होती है कि लोग सिर्फ पॉलिटिक्स में कितना प्रतिनिधित्व है महिलाओं का ये क्यों देखते हैं। सबका देखिए, आप IT सेक्टर में देखिए कितनी % महिलाएं, आप अपने मीडिया में देखिए कितने % महिलाएं, आप बाकी प्रोफेशन में देखिए कितने % महिलाएं हैं, आप राजनीति में भी देखिए, पॉलिटिक्स में भी देखिए कितने % महिलाएं हैं। महिलाओं का जब हम आधी आबादी में हैं, आधी आबादी का आधा प्रतिनिधित्व हो, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की सोच को अगर आपको मजबूत करना है, अगर डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए, तो ये बहुत आवश्यक है कि आप पहले आर्थिक दृष्टि से मजबूत होइए। जिस दिन ये कैपेबिलिटी भारत की महिलाओं में आ जाएगा, उस दिन आधी आबादी का प्रतिनिधित्व भी आधा हो जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी इस ओर अग्रसर है, बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें होनी हैं। अच्छा, तो हम उम्मीद करें कि इस बार, अब चूंकि अब टिकट वितरण, मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे चीज़ें फाइनलाइज होने लग जाएंगी, क्योंकि अब 10 फरवरी को तो वोटिंग शुरू हो जाएगी, तो उम्मीद करें कि पिछली बार से ज़्यादा इस बार भागीदारी रहेगी टिकट वितरण में महिलाओं की। मैं सरकार का हिस्सा हूँ, संगठन का हिस्सा नहीं हूँ। मैं जिस पार्टी से आती हूँ, जिस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, उस पार्टी में हमारा काम अलग अलग है। संगठन अपना काम करता है और सरकार में सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। सरकार, इसलिए मैं सरकार की योजनाएं यहाँ पर गिना रही हूँ आपको, नहीं तो संगठन की बातों को गिनाती मैं आपको। नहीं, राय तो ली जाती होगी आप लोगों की भी? नहीं, हमारा संगठन, मैंने कहा ना, हम पैरेलली काम करते हैं। सरकार का अपना अलग काम है और संगठन का अपना अलग काम है। राय देने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग और बहुत क्वालिफाइड और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं हमारी पार्टी में। उसके लिए, उस राय के लिए मुझे नहीं लगता है कि आज मैं उतनी सक्षम हूँ कि इन बड़े बड़े बिंदुओं पर मैं कोई राय दे सकूँ। मैं जिस पार्टी से आती हूँ, मैं उन लोगों के मार्गदर्शन में काम करती हूँ। मैं जिस सरकार से आती हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम करती हूँ। मैं कह रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप विधायक हैं, मंत्री हैं,
एक महिला के तौर पे, एक इंडिविजुअल के तौर पे स्वाति सिंह क्या सोचती हैं इस बारे में? इस बारे में, इसी बारे में जो मैंने कहा कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। मैं एज एन इंडिविजुअल, मैं आपको सही कह रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूँ या योगी सरकार का हिस्सा हूँ। मैं एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, एक माँ हूँ, एक बेटी की माँ हूँ, इस नाते मैं ये सोचती हूँ बार बार, और कई बार मैं अपनी बातों में इस बात का उल्लेख भी करती हूँ कि इस देश की बेटियों को आज़ादी के 70 साल तक इंतज़ार करना पड़ा कि इस देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री आए जो बेटियों की बात करे, बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करे, बेटियों को पढ़ाने की बात करे। इस देश में की बेटियों को 70 साल का इंतज़ार करना पड़ा आज़ादी के बाद कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री आए जब हमारे लिए शौचालय का निर्माण करना पड़े, हम सुरक्षित महसूस करें, हमारी अस्मिता को बचाने के लिए कोई प्रधानमंत्री आए। उत्तर प्रदेश की बेटियों को इंतज़ार करना पड़ा योगी जी का कि योगी जी आए और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की बात करें। एज एन इंडिविजुअल मैं बोल रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं आपके चैनल पर हूँ तो मैं इस बात को बोल रही हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे भाषण हैं जो आप कहीं रिकॉर्ड भी हुआ होगा तो आप देख सकते हैं। जब मैं बच्चियों के स्कूल में भी जाती हूँ तो इन बातों का मैं उल्लेख करती हूँ, क्योंकि मैं आज से, अगर आप कुछ दिन पहले चले जाइए तो शायद मैं इस पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं नहीं थी, लेकिन तब जो मैं महसूस करती थी और आज जो मैं महसूस कर रही हूँ, जब किसी विपक्ष की, जब वहां पर सरकार थी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं नौकरी करती थी, लेकिन शाम को निकलने में मैं डरती थी। आज कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला इस बात को कहती है कि योगी जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर इतना दुरुस्त है कि हम अपनी बेटियों को कहीं भी भेज सकते हैं, और वही बात मैं भी कहती हूँ। आप कह सकते हैं मैं मंत्री मैं हूँ, सुरक्षा मेरे साथ चलती है, मेरे बच्चों के साथ नहीं चलती है सुरक्षा, लेकिन मेरे बच्चे जाते हैं स्वयं अपना अकेले काम कर लेते हैं। तो ये योगी जी की सरकार है कि उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है कि आज मैं एक माँ होने के नाते, मंत्री होने के नाते नहीं, एक माँ होने के नाते, एक बेटी की माँ होने के नाते मैं अपनी बेटी को अकेले कहीं भी भेज सकती हूँ। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और पॉलिटिक्स की बातों पर आता हूँ। 5 साल आपकी सरकार चली है, आपने अभी अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे आगे कंप्लीट करनी है। आगे का विजन क्या है 2022 में? मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। 2022 में बीजेपी रिपीट अगर करती है तो क्या विजन रहेगा आगे? क्या आपको लगता है कि ऐसे चीज़ें हैं जो मुझे करना चाहिए और मैं कर सकती हूँ? देखिए, ये प्रश्न चिन्ह तो उठता ही नहीं है कि अगर आएगी तो। बीजेपी की सरकार दोबारा आ रही है, दोबारा यहाँ योगी जी आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को अच्छा लग रहा है कि ऐसे लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं उनके घरों पर बुलडोज़र चलता रहे और हमारी बेटियां और बहुएं और महिलाएं हमारे समाज की सुरक्षा करें। जहां तक आपने कहा कि क्या ऐसा काम है जो आप आगे करना चाहते हैं, देखिए 5 साल में ये भी कहना गलत होगा कि हमने पूरे उत्तर प्रदेश का विकास कर दिया, अब कोई काम बचा ही नहीं। सरकार का काम होता है कि निरंतर काम करते रहे, सभी फील्ड में काम करते रहे। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारी सरकार, हमने कभी इस बात को जस्टिफाई किया नहीं कि उत्तर प्रदेश का समग्र विकास हो गया, अब किसी बात की आवश्यकता नहीं है। ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये भविष्य में भी चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती रहेगी और अपने प्रदेश की जनता के लिए हम काम करते रहेंगे, क्योंकि हम भी आप ही के बीच के, हम महसूस कर सकते हैं, हम इस बात को समझ सकते हैं कि आपकी क्या समस्याएं हैं, क्योंकि हम आपके बीच में ही रहते हैं और उसके लिए हम निरंतर काम करते रहेंगे, भविष्य में भी काम करते रहेंगे। ठीक है, आपको शुभकामनाएं हैं। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि पिछली बार प्रचंड बहुमत आपको मिला था, 325 आप और आपका गठबंधन लेकर आया था। इस बार भी आप 300 प्लस का नारा दे रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं 400 प्लस। वो तो छोड़ ही नहीं रहे हैं कुछ आपके लिए। देखिए, जब पिछली बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जब इस बात को कहते थे 300 पार, अब की बार 300 पार, तो बहुत लोग हंसते थे और मीडिया के भी कई ऐसे पर्सनल्स थे जिनको विश्वास नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी 300 पार कर पाएगी। हम 350 सीट्स लेकर आए अपने अलायंस के साथ। आप सभी शॉक्ड थे, पर भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता शॉक्ड नहीं था। हम अपने कार्यशैली को जानते हैं और इस बार भी जब पार्टी कह रही है 300 पार, तो 300 पार होगा। ये जुमले तो विपक्ष करते रहते हैं, क्योंकि जब घर में ही बैठकर ट्विटर पे और फेसबुक पे अपडेट करना है तो कुछ भी अपडेट कर दो। हम लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में काम करते हैं, इसलिए समझते हैं कि लोग क्या चाह रहे हैं, हमारी जनता क्या चाह रही है, हमारे प्रदेश के लोग क्या चाह रहे हैं, इसलिए हम उनका मन जानकर इस बात को कहते हैं।
ठीक है स्वाति जी, आपने बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। क्या उपलब्धियां रहीं और क्या विजन है, उस पर आपने बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला, आप हमारे साथ बैठी और भविष्य के लिए एक बार फिर से मैं कहूँगा कि शुभकामनाएं हैं और जिस मजबूती के साथ और जिस जिजीविषा के साथ आप काम कर रही हैं, ऐसे ही अपना काम आप जारी रखें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.